हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। हम लोग शोषण टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, बायोलॉजी में। और शोषण टॉपिक का दो पार्ट हम लोग कवर कर लिए थे, ठीक है। उसी टॉपिक का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। बहुत लंबा हो जाता है, समझाने में थोड़ा समय लग जाता है, इस कारण से अलग अलग पार्टों में आपको वीडियो बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट में हम लोग को पढ़ना है आंतरिक शोषण के बारे में, इंटरनल रेस्पिरेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि आंतरिक स्तर पर शोषण की क्रिया कैसे होता है। आंतरिक का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं, ये एल्वेओलाई के बाद मतलब ब्लड वाले हिस्से में कैसे शोषण होता है उसके बारे में समझना है आप लोग को, ठीक। देखिए क्या है, तो इसमें कह रहा है कि रुधिर के माध्यम से वायु का उत्तक व कोशिका में पहुंचना व कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया का होना क्या कहलाता है? आंतरिक शोषण कहलाता है, ठीक। इसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है सेल्यूलर का, ठीक है, सेल्यूलर, ठीक, सेल्यूलर रिस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। मतलब ये पूरी प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका के अंदर में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कह देते हैं, ठीक। वैसा आंतरिक शोषण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। तो इसके दो अलग अलग टाइप है आंतरिक शोषण के, ठीक। एक का नाम है अनऑक्सी शोषण या अवायवीय शोषण कहते हैं, अनएरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। और एक का नाम है ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण, इसको एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। तो दो अलग अलग पार्ट हैं। आंतरिक शोषण के दो प्रकार होते हैं, एक का नाम है अनऑक्सी शोषण या अवायवीय शोषण, ठीक, इसको एनएरोबिक बोलते हैं, ठीक। और ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक। तो दो अलग अलग पार्ट है। उसमें से पहला वाला पार्ट क्या है? तो आपका है अनऑक्सी शोषण के बारे में, ठीक। तो वैसी शोषण क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अनऑक्सी शोषण, ठीक। तो जिस शोषण क्रिया के लिए, ठीक है, आंतरिक स्तर पर जिस शोषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? कि वो अनऑक्सी शोषण है, ठीक। अब ये घटना कहाँ पे होगा? तो चलिए, ये पूरी क्रिया कहाँ पे होगा? तो ये क्रिया होता है कोशिका द्रव में होता है, ठीक। तो अनऑक्सी शोषण की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है, ठीक है। अगला है आपका, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक विखंडन होता है। और इस शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पायरुविक अम्ल होता है। ये सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। पायरुविक अम्ल मतलब पूछता तो सब है, पर इस तरीके के पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ठीक। पूछने के लिए ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, ठीक। तो पायरुविक अम्ल इस शोषण का क्या होता है? अंतिम होता है, ठीक। पायरुविक अम्ल के साथ साथ इसमें क्या है? ग्लूकोज भी निकल, ये एनर्जी भी फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल के साथ साथ एनर्जी भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो पर कम एनर्जी फॉर्म होता है। बाकी पायरुविक अम्ल जब आगे टूटेगा दूसरे श्वसन क्रिया में, तो फिर वहाँ पे उसका पूरा काम हो पाता है, ठीक है। तो पूरा एनर्जी वहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखिए क्या है, तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इस श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पायरुविक अम्ल होता है, ठीक है। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस क्रिया के दौरान खर्च हो जाता है, ठीक है। 2 अणु एटीपी ऊर्जा क्या होता है? इस क्रिया के दौरान खर्च हो जाता है। और 2 अणु एटीपी ऊर्जा का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस क्रिया के दौरान खर्च हो जाता है और 2 अणु एटीपी ऊर्जा का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो पूरा बनेगा कितना? 4, 4 से 2 खत्म, 2 ये हो जाता है, 2 प्राप्त होता है। तो ये, तो पहली बात तो ये कि इस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। पहला बात याद रखना। ये श्वसन क्रिया होता कहाँ पे है? तो ये होता है आपका कोशिका द्रव में, ठीक। ये बात याद रखना है। इसमें अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसमें अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल निकलता है, ठीक। और उसके बाद 2 एटीपी ऊर्जा का भी निर्माण हो जाता है, ठीक। और पायरुविक अम्ल निकलता है तो अलग ही, ठीक। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। अनॉक्सी शोषण की पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगा यहाँ पर, ठीक, ग्लाइकोसिस कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक। किसकी प्रक्रिया? जो ये जो है ना, ये अनॉक्सी शोषण की प्रक्रिया, उसको ग्लाइकोसिस कहते हैं, ठीक। अब ये कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा चुके हैं हमको शुरू वाले वीडियो में, सबसे पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। अनॉक्सी शोषण को शर्करा या किण्वन शोषण भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको वो भी देखने को मिलेगा कि उन क्षेत्रों में आपको किण्वन वगैरह, ये शर्करा वगैरह टूट रहा होता है, इस कारण से ग्लूकोज फ्रुक्टोज इस समय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये प्रक्रिया हो रहा होता है, इसलिए इसको कह देते हैं, ठीक। तो ये अगला है आपका, यहाँ पे लिखा हो कि एक ग्लूकोज अनुचित 38 एटीपी है, 36 एटीपी। इसके बारे में बताएंगे आप आगे आपको हम, ठीक है, ये क्या होता है। तो ये चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका ऑक्सी शोषण, ठीक। ऊपर वाले में बस 2-3 बात याद रखना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा। दूसरा बात ये होगा कि पायरुविक अम्ल बनेगा अंतिम रूप से, ठीक। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है।
कहते ये हैं कि 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होता है तो 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो रहा होता है तो 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसको माइनस करके 2 एटीपी का शुद्ध लाभ ही प्राप्त करते हैं, तो उसी को कहते हैं कि 2 एटीपी ही प्राप्त हुआ, ठीक है, 4 एटीपी बनने के बाद वैसा। और उसके बाद क्या था, तो कोशिका द्रव में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ग्लाइकोसिस। उसके बाद कोशिका द्रव, ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण और अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल, ये क्या है, अनऑक्सीशोषण के एग्जाम्पल है। ये पूरी मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा, ठीक। ऑक्सीशोषण में क्या, तो शोषण क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पहली बात ये। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक। यह शोषण कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो पहला वाला में अनऑक्सीशोषण में जो पायरुविक अम्ल बना था, ठीक है, उसी का यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तथा अंत में क्या मिलेगा, तो CO2 जल व ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जो पायरुविक अम्ल आपको वहाँ पे दिखाई दिया था, उसी से क्या होता है, आपको ये ऊर्जा वगैरह प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। पायरुविक अम्ल बेसिकली शरीर में यदि लंबे समय तक रह जाएगा तो क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। तो लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है, तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो आपके शरीर में क्या होता है कि बहुत दिक्कत होने लगता है, जो मसल्स वगैरह है, मसल्स में दर्द वगैरह होने लगता है आपको इस स्थिति में, ठीक है। तो दौड़ने वगैरह के कारण जो दर्द होता है वो इसी के कारण से होता है। जब पायरुविक अम्ल बनेगा और वो पायरुविक अम्ल क्या होता है, सीधे धीरे धीरे लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है मसल्स में, इस कारण से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, कि वो दर्द वगैरह उत्पन्न कर रहा है, ठीक। तो एक बात वो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अलग से बता दिए। तो पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा कहाँ पे, इस वाले में ऑक्सीशोषण में, ठीक। और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त हो रहा होता है आपको, ठीक है। इस क्रिया के अंत में 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक। और संपूर्ण कोशिका में क्या होता है, तो संपूर्ण कोशिका शोषण में एक ग्लूकोज अणु से कितना ऊर्जा मिल रहा है, तो आपको 38 एटीपी ऊर्जा मिल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। कहीं कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितना, तो 1 एटीपी 1 ग्राम जो ग्लूकोज है उससे क्या 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ठीक बात है। पर यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 36 + 2 अनऑक्सीशोषण में 2 बन रहा था, 2 एटीपी ऊर्जा बन रहा था। एटीपी का मतलब आपको पहले बताए हुए हैं, ठीक है, जब आप पढ़ रहे होंगे कोशिका वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे बताया था, ठीक है। यहाँ पे सुन लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। ये 2 एटीपी ऊर्जा बन रहा था अनऑक्सी वाले में और 36 बन रहा होता है इस वाले में, ऑक्सीशोषण वाले में, ठीक। और इस तरीके से दोनों को मिला के 38, ठीक। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु से क्या बनता है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, एक ग्लूकोज अणु से। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक। अगला है आपका अनऑक्सीशोषण व ऑक्सीशोषण में अंतर। देखिए बहुत कुछ नहीं है, दोनों में अंतर से ऊपर में क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अनुपस्थिति में होगा, कोशिका द्रव में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसमें अंतर है जो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो अनऑक्सीशोषण मतलब जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, इसको अवायवीय बोलते हैं, इसको वायवीय बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होता, इसमें वायु होता है, ठीक है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक। ये कहाँ पे होता है, तो ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है अनऑक्सीशोषण। और ये कहाँ पे होता है, तो ये कोशिका द्रव में तथा इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में, मतलब जो प्रथम चरण है ना वो इसी को मान रहा है, ठीक है, अनऑक्सीशोषण को मान रहा है, ठीक। क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, 2 चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है, पूरा। तो चूंकि आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में जो पायरुविक अम्ल बना था, पायरुविक अम्ल जो बना था अनऑक्सीशोषण में, इसी का प्रयोग हुआ था यहाँ पे, ठीक। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम चरण कोशिका द्रव में और द्वितीय चरण कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये बातें आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, ठीक, वैसा। पर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण है, ठीक है। पर चूंकि इसका जो इसमें ऑक्सीशोषण में जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया होगा उसके लिए जो कच्चा पदार्थ आप कह सकते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, जो पायरुविक अम्ल होता है वो कहाँ से आता है, तो ये प्रथम चरण से आता है, इसलिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, वैसा। इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, तो आंशिक ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, इस वाले में क्या था, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंतिम रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होना होता है वो सब यहीं पे हो जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, ठीक है। इसमें एक ग्लूकोज अणु से कितना 54 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगा, किसमें, इस वाले में, ठीक। और यहाँ पे कितना होगा, तो 686 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक। यह अवायवीय जीवाणुओं, इष्ट तथा आंतरीय परजीवियों में, आंतरीय परजीवी मतलब जो इंटेस्टाइन है आपका, उस वाले में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई जीव जो आपको आंत वाले हिस्से में रहता है तो उसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें होता है ये प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया कहाँ, जंतु एवं पेड़ पौधों में आपको देखने को मिलता है, अनऑक्सीशोषण वाला प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है, ठीक, ऐसा। अगला आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक फॉर्म है, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्म है, बनने का फॉर्म है, ठीक, बेसिकली।
तो इसकी जो खोज कौन किया था, जर्मनी के 3 जीव वैज्ञानिक थे, एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं पार्सन, ठीक। और एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन 3 नाम है, इसी के लिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो इस कारण इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और यह अनॉक्सी शोषण तथा ऑक्सी शोषण दोनों में एक समान काम कर रहा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया में 4 अणु एटीपी के बनते हैं, जिसमें से 2 एटीपी अणु का खर्च आता है, 2 एटीपी अणु का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आपका क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या है, तो इस प्रक्रिया की खोज 1937 में कौन किया है, तो क्रेब्स नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था, ठीक, हैंस क्रेब्स नामक। और ये भी एक क्या है, तो एक एनर्जी को फॉर्म होने का तरीका है, ठीक है, मतलब एनर्जी के बनने का एक तरीका है, इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस क्रिया में यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है ये जो क्रिया है, ठीक, तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में ये क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, उसमें संपन्न होता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते हैं आप, पहला पार्ट पढ़े होगा तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक जिसका पूरा जो है कोशिका वगैरह अच्छे से विकसित है, प्रोकैरियोटिक इसमें विकसित नहीं होता उस तरीके से, ठीक। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेगा, ठीक, इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के अणुओं के का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक। तो जो आप अवायवीय और जो वायवीय शोषण देखे हैं उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक का नाम ग्लाइकोलिसिस होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका क्रेब्स चक्र, दोनों की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा आपको एनर्जी फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, ठीक। वैसा 2 अलग अलग प्रक्रिया था, उसमें नाम पूछता, ज़्यादा ध्यान परेशान नहीं हुई है कि हाँ कि क्या पूछेगा सवाल, ज़्यादा उसमें आपको नाम पूछ लेगा क्रेब्स चक्र क्या होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा फॉर्म वगैरह होता है, ये आपको उसमें समझना है, ठीक। अब यह है कि जब हम कर रहे होते हैं तो शोषण करने का जो हमारे शरीर में जो आयतन है, ठीक है, वायु का जो बढ़ता है, जो क्षमताएं हैं हमारे शरीर में वायु को रखने का, ठीक, उसके आधार पे अलग अलग आपको बातचीत मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग टाइप मिल जाएगी, क्या मतलब किसमें अधिक और किसमें कम, इस तरीके की बातचीत आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। वैसा पहला जो आयतन उसको बोलते हैं ज्वारीय आयतन, ठीक। ज्वारीय आयतन क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन में से के लिए क्या है कि जो हम नी शोषण के दौरान, ठीक है, यहाँ पर नी लिखा गया है फिर से, ठीक, नी शोषण के दौरान, ठीक, या उच्छ्वास के दौरान जो हम वायु लेते हैं, ठीक, वो कितना होता है, तो ये 500 ml होता है। तो समान शोषण क्रिया के समय प्रति निःशोषण या उच्छ्वास में वायु का आयतन कितना है, 500 ml होता है, पहले ही बताया आपको, ठीक। मतलब आराम से आप बैठे हुए हैं, शोषण क्रिया कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको 500 ml वायु जाएगा और 500 ml वायु निकलेगा, इस तरह की प्रक्रिया उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक। सवाल पूछता है, इससे भी ध्यान रखना है। अगला है निःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। अब ये क्या होता है, तो मान लीजिए कि आप बैठे हुए थे, ठीक, और बैठने के बाद या फिर जैसे भी कर रहे थे, ठीक, उस दौरान क्या किया कि आप अतिरिक्त मात्रा में जो एक व्यक्ति, ठीक है, आप अतिरिक्त मात्रा में पूरा मतलब ताकत लगा के शोषण की क्रिया किए हैं, ठीक, शोषण में भी इंस्पायरेशन किए हैं आप, ठीक है, मतलब अधिक ताकत लगा के आप सांस को अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस दौरान जो आपके वायु का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2500 से 3000 ml के बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया गया था, देखिए, तो ये होता है 2500 से 3000 ml के आसपास, ठीक। ये क्या होता है, तो ये जब वायु का आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः शोषित कर सकता है, मतलब आप पूरा ताकत लगा के जो शोषण करते हैं कि भाई हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, जो योगा वगैरह में लोग करते रहते हैं, ठीक है, तो वो दौरान क्या होगा, तो आपका 2500 से 3000 ml वायु आपके शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, ये तो उस वॉल्यूम को कहते हैं निःश्वसन सुरक्षित आयतन, ठीक। अगला है आपका उच्छ्वास या निःश्वसन सुरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी या रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। ये क्या होता है, तो ये वही वाली बात कि जब आप बाहर वायु को निकाल रहे होंगे तो उसमें जितनी ताकत से, ठीक है, जितना वायु आप निकाल सकते हैं वो वायु कितना होगा, तो वो होता है 1100 से 1000 से 1100, मतलब आप पूरे ताकत लगा के जब श्वसन क्रिया करेंगे तो आपके शरीर के अंदर पहुंचेगा 3000 के आसपास तक वायु, ठीक है, ml तक। पर जब आप पूरी ताकत लगा के शरीर से बाहर वायु निकाल लेंगे, जो कि CO2 को निकालने की प्रक्रिया होता है, तो जब बाहर निकालेंगे तो उसमें से कितना निकलेगा, तो 1000 ml से 1100 ml तक वायु निकलता है पूरी ताकत लगाने के बाद, ठीक। वो अगला है आपका अवशिष्ट आयतन क्या होता है, ठीक। इसका मतलब है कि जब आप पूरा निःश्वसन का काम कर रहे थे, मतलब शरीर से आप पूरा वायु निकालने की कोशिश कर रहे थे पूरी ताकत लगा के, ठीक है,
आपको फिर से बता रहे हैं, योगा वगैरह में ये सब लोग करते रहते हैं, ठीक है, कि एक बार अच्छे से इनहेल किए पूरे वायु को, फिर निकाले बाहर, ठीक। तो वो प्रक्रिया, अब जब आप ये करेंगे, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कुछ वायु आपके शरीर के अंदर में रह जाता है, फेफड़ों में रह जाता है, ठीक। तो जो फेफड़ों में रह गया वायु है उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद, निःश्वसन मतलब शरीर से वायु निकालने के बाद, ठीक, फेफड़ों में शेष रह जाता है, उसको अवशिष्ट आयतन कहते हैं, ठीक। और इसका औसतन आयतन कितना होता है, तो 1100 से 1200 ml तक होता है, ठीक, जो हमारे शरीर में रह जाता है, ठीक है, फेफड़ों में रह जाता है। अब फेफड़ों की कुल क्षमता क्या है, ठीक, तो इसमें कह रहा है कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ठीक, मतलब जितना वायु हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो वो क्या है, तो वह अधिकतम वायु जो किसी भी समय दोनों फेफड़ों में संग्रहित हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि ये फेफड़ा का कुल क्षमता है, ठीक। और वो लगभग कितना है, 5500 से 6000 ml तक होता है ये पूरा, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऊंचाई एवं श्वसन, ये तीनों बात समझ गए, चारों बात, ठीक। एक तो होता है क्या, एक होता है आपका ज्वारीय आयतन, जो आप सामान्य रूप से वायु जब कंज्यूम करते हैं तो उसमें कितना आपके अंदर वायु प्रवेश करता है, वो होता है, ठीक। एक होता है आपका निःश्वसन सुरक्षित आयतन, मतलब आप बलपूर्वक कितना श्वसन ये वायु अंदर ले सकते हैं, ठीक, वो। एक होता है आपका बलपूर्वक कितना निकाल सकते हैं, वो। एक आपका पूरा लंग कैपेसिटी, कि पूरा आपका जो लंग है, फेफड़ा है, वो कितना वायु एक बार में रख सकता है, ठीक, वो। और एक होता है अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन का मतलब क्या है कि जब आप बाहर वायु निकाल रहे हैं तो उस दौरान आपके शरीर मतलब फेफड़े में और वायु बच गया है, वो बचने की जो आयतन है वो कितना रहता है, तो आपको वो, तो इस तरीके से आपको ये सब टाइप देखने को मिल गया था। अगला है ऊंचाई एवं श्वसन, कहता है कि ऊंचाई का श्वसन और दोनों का संबंध क्या है, ठीक है, ऊंचाई और श्वसन का क्या संबंध है, ठीक। इसमें है कि ऊंचाई पर जाने पर हवा का क्या होगा, घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, ठीक है। ऊंचाई पर जाने पे क्या होगा कि हवा का घनत्व वगैरह घटते जाएगा, ठीक, क्योंकि जो वायुमंडल है वो आपको निचले हिस्से में रहता है, उसके पीछे गुरुत्वाकर्षण वगैरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है, तो इस कारण से, ठीक। तो जो आपको ऊंचाई पर जाने पर हवा का घनत्व क्या, ऑक्सीजन की मात्रा घटी जाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक। ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने के लिए शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है तथा रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से श्वसन गति बढ़ जाती है, ठीक। वही जब भी आप क्या कर रहे होते हैं कि अधिक मात्रा में आप शोषण कर रहे होते हैं कि भाई, ठीक, तो बेसिकली क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर हो पा रही है, ठीक है, इस कारण से आपको अधिक मात्रा में शोषण करना पड़ता है। तो एक टर्म याद रखिएगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, तो वो अवस्था जब हम शरीर मतलब ऊंचाई वाली जगहों पे होते हैं तो हमारे शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, इस कारण से क्या होता है, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो वो स्थिति है। तो ये आपका हो गया, श्वसन गति तेज हो जाता है, इसे आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइबरनेशन लिखा हुआ है, तो दूसरे संदर्भों में लिखा हुआ है। तो हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया मतलब बेसिकली कोई जीव लंबे समय अंतराल तक कहीं रहने चला जाए, ठीक है, अपने मूल स्थान को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बारिश के मौसम में आपको बड़ा वाला मेंढक दिखाई देता होगा, ठीक है, वो जो आवाज़ कर रहा होता है, ठीक है, बारिश के मौसम में। पर जब आप देखेंगे कि बारिश का मौसम खत्म होगा कि फिर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। तो बेसिकली वो जो प्रोसेस है वो हाइबरनेशन कहलाता है, कि वो जो मेंढक है वो समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने मतलब सामान्य जीवन जी रहा है, ठीक है। जैसे फिर बारिश आएगा फिर वापस आ जाएगा, ठीक। पोलर बियर वगैरह में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है, कि पोलर बियर कुछ समय तक हाइबरनेशन पर चला जाता है, ठीक। तो हाइबरनेशन वो प्रक्रिया है, वही बच्चा लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। वो अब है कि विभिन्न जीवों में श्वसन अंग क्या क्या होता है, ठीक। तो जीव आपको लिखा हुआ, उस पर अंग लिखा हुआ, ठीक। तो पहला जो है एक कोशिकीय जीव है, ठीक। एक कोशिकीय जो है इसमें विसरण विधि के द्वारा होता है श्वसन, ठीक है। विसरण विधि क्या है, सिंपल बात की, आप शरीर में वायु की कमी है और बाहर वायु ज़्यादा है तो उसके माध्यम से सीधे प्रवेश कर जाएगा आपके त्वचा के माध्यम से, इस तरीके से, ठीक। मतलब अलग से कोई अंग नहीं मिलेगा उस तरीके से देखने को, तो विसरण विधि के माध्यम से ही हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका टेडपोल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गिल्स या बाहरी गलफड़ा वगैरह आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि ये आपको देखने को मिलता है। टेडपोल क्या होता है, तो बच्चा मेढक, जो बच्चा मेढक है, जो मतलब मेढक का जो सबसे छोटा ये है स्थिति है, अवस्था, उसको बोलते हैं, ठीक। तो गिल्स या बाहरी गलफड़ा के माध्यम से क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है, ठीक। जब कोई मेढक जो है निष्क्रिय अवस्था में चला जाए, जमीन के अंदर चला, जो बात हम आपको कह रहे थे कि जिसको हाइबरनेशन कहते हैं, कि जब मेढक था बारिश के मौसम में बाहर था, फिर वो वापस चला गया शरीर के अंदर, सॉरी जमीन के अंदर चला गया कहीं पर, ठीक। फिर जब बारिश आएगा तो फिर वो निकलेगा, ठीक। तो जब मेढक जमीन के भीतर चला जाता है, ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, तो उस अवस्था में वो श्वसन कार्य त्वचा से कर रहा होता है, ठीक, वैसा।
अगला है जलीय जीव। ठीक, जलीय जीव क्या है? गिल्स, गलफड़ा, इन सब के माध्यम से या क्लोम के माध्यम से, क्लोम या क्लोम लिखा रहता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से करते हैं। ठीक, क्लोम कर लीजिएगा आप इसको, क्लोम। केचुआ, केचुआ कैसे था? गीली त्वचा। ठीक है, उसका त्वचा होता है, गीली त्वचा के माध्यम से क्या कर रहा था? पूरा काम कर रहा होता। ठीक, तिलचट्टा श्वास नली होता है उसमें। ठीक, और श्वास रंध्र के माध्यम से उसको कर रहा होता। ठीक, तो उसके माध्यम से वो अपना पूरा कार्य करता है। ठीक, अगला है आपका कीट। कीट में क्या होता है? श्वास नली। ठीक, और इसमें से अंग वगैरह होता है उसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से ये पूरा काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका विविध। विविध में क्या है? तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु से 54 कैलोरी ऊर्जा बनता है और वायवीय श्वसन में 686, या पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थों का टूटना क्या कहलाता है? श्वसन पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वसा वगैरह, प्रोटीन वगैरह इसे टूटेगा शरीर में जाने के बाद। ठीक है, तो टूटने को इसी को बोलते हैं श्वसन पदार्थ कहते हैं। ठीक, सबसे पहले श्वसन किसका होता है? तो ये होता है आपका इसका कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद किसका होगा? तो उसके बाद हो जाएगा आपका ये वसा का, वसाकत का होगा। अंत में प्रोटीन का श्वसन की क्रिया होता है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले श्वसन किसका होगा? तो ये होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यहाँ पे श्वसन लिख लीजिएगा, श्वसन लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन कर लेना है, श्वसन। सबसे पहले श्वसन होगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन का होता है। ठीक, 100 ml शुद्ध रक्त के ऑक्सीजन वहन की क्षमता कितना होता है? तो 20 ml होता है। ये बात आपको पता है, पहले बता चुके। ठीक है, तो 100 ml कितना हो जाएगा? तो ये 20 ml हो जाएगा। ठीक, और 20 ml कैसे होगा? जैसे होना चाहिए वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए पीछे आप पढ़े थे, इसके लिए पीछे आप पढ़े थे, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा बात किस तरीके से श्वसन कार्य पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये कितना ले जाता है? तो ये 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। ठीक, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके शरीर में 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब 100 ml में क्या होता है? तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग आपको उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, 100 ml में, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है? ले जाता है 1.34। ठीक, ये क्या ले जाता है? ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1.34 कर दीजिए। ठीक, तो लगभग 20 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो वही उतना के बराबर क्या होता है? ऑक्सीजन लेके जाता है 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये रक्त। ठीक है, यही बात वहाँ पे कह रहा है कि 100 ml जो रक्त है वो क्या है? ऑक्सीजन वहन की क्षमता 20 ml के बराबर होती है। ठीक है, तो 20 ml ऑक्सीजन वहन कर रहा होता है। ठीक, वैसा। तो पहले बात ध्यान रखना है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करेगा? 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले जाता है, और 100 ml रक्त में कितना होता है? तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.34 से, तो 100 ml रक्त के ऑक्सीजन वहन की क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, बस आगे देखिए, यही बताना चाह रहे थे। ठीक, अगला है आपका शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? तो ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है। ये आगे बात करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ पे इतना ही याद रखिए कि हमारे शरीर में क्या करता है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक, कहीं कहीं पे तो ये लिखा रहता है कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, और नहीं तो आप याद रखिए मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक, ये क्या होता है तो बताएंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पे बताएंगे ब्रेन का हिस्सा होता है बेसिकली, जो कंट्रोल करता है। ठीक, अगला है घ्राण। मनुष्य श्वसन भाग का हिस्सा है जो सूंघने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो हम लोग सूंघते हैं उस श्वसन भाग का हिस्सा है जो कि घ्राण होता है। ठीक है, तो ये आपको करता है। ठीक, इस स्पाइरेकल्स के द्वारा कीटों के शरीर में हवा प्रवेश करता है, जो आपको थोड़ा देर पहले बताए थे जब अंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था स्पाइरेकल्स। ठीक है, तो वो ये सब ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपका चैप्टर आज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। श्वसन क्रिया का जो पूरा श्वसन तंत्र है, ठीक, वो 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। लंबा वीडियो लाना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर सीधे सीधे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो अंततः हमने पूरा आपको समझा दिया है। उम्मीद करते होंगे समझ में आ जाएगा। जैसा भी होगा आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको आगे भी किसी तरीके का वीडियो बनाने में, मतलब जो भी वीडियो बनेगा तो उसमें सहायता मिलेगा कि हाँ इस तरीके से ही बनाना है, इस तरीके से ही पढ़ाना है, ताकि बच्चों को समझ में आ रहा है बात। ठीक, चलिए देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।